Hello dear student, welcome to DS tutorial. Today we are going to study Gauss law, class 12th NCERT physics. ठीक है, गॉस लॉ पढ़ने से पहले सबसे पहले एक चीज देखेंगे जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल एक्सिस में कुछ लोगों को दिक्कत होती है. तो सबसे पहले ये समझ लें, देख लें कहाँ दिक्कत आ जा रही है भाई, और अच्छी तरीके से बता दिया जाए और सिंपल तरीके से बता देते हैं जिससे कभी भूलेगा नहीं, है ना. तो ध्यान से देखिए इस चीज को, फिर आगे बात करेंगे. इक्वेटोरियल एक्सिस के बारे में जब कभी भी बात होगी तो आपके दिमाग में ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि अगर ये माइनस क्यू है और ये प्लस क्यू चार्ज है, डायपोल है, तो यानी कि बीच की दूरी कितनी है भाई, 2 है. बीच की दूरी 2 है. कहाँ पे जरूरत है, तो इस पॉइंट पे. ये क्या है भाई, पॉइंट पी. ठीक है, इस तरीके से ध्यान से देखते रहना भैया. ये बीचों बीच जो लाइन खींची हुई है वो परपेंडिकुलर लाइन है, और यहाँ से इसकी डिस्टेंस कितनी है, ए. यहाँ से भी कितनी, ए, है ना. अब थोड़ा सा यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात क्या है कि बेसिकली इक्वेटोरियल एक्सिस का मतलब क्या है. इक्वेटोरियल एक्सिस का मतलब बस इतना ही है कि माइनस क्यू चार्ज की वजह से प्रोड्यूस होने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड टी पॉइंट पे कितना मिलेगा, और प्लस क्यू चार्ज से प्रोड्यूस होने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड टी पॉइंट पे कितना मिलेगा, और इसका जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इन दोनों चार्जों की वजह से वही बता देना. ठीक है, सिंपल सी बात समझ में आ रही है, क्या करना है. अच्छा, तो अभी क्या है, मैं आपको एक चीज बताता हूँ. जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ा रहा था, हालांकि इस पॉइंट को मैंने सोचा था कि एक्सप्लेन करना जरूरी नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है कि एक्सप्लेन करना चाहिए. जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ा रहा था तो मैंने एक चीज बताई थी, याद आ रहा होगा शायद आप लोगों को, कि अगर माइनस क्यू चार्ज होता है तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन किधर की तरफ होती है, उस चार्ज की तरफ. याद आ रहा है. और प्लस क्यू होता है तो मैंने क्या बोला था कि रेडियली आउटवर्ड तो होगा, लेकिन इसकी डायरेक्शन भी क्या हो रही होगी, बाहर जाने की हो रही होगी. कुछ याद आया. तो उसी तरीके से यहाँ पे अगर हम बात करते हैं फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, तो फील्ड की डायरेक्शन अगर माइनस क्यू है तो ये चीज ऐसे हो, पक्का ना. और ये प्लस है तो यानी कि किधर जाएगी भाई, बाहर की तरफ जाएगी. इसमें कोई दो राय नहीं. थोड़ा सा ज्यादा ही बना दिया, चलो इसको भी बड़ा कर लेते. अब बराबर है. अब प्लस क्यू है तो बाहर की तरफ जा रहा है, माइनस क्यू है तो अंदर की तरफ आ रहा है. अच्छा, ये दो फोर्सेज हैं, समझ में आ रहा है, ये दो फोर्सेज हैं. अब इसको अगर हम बोलते हैं तो हम क्या बोलेंगे बताओ भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ड्यू टू माइनस का चार्ज क्यू, और इसे क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ड्यू टू प्लस का चार्ज क्यू. इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए. बात समझ में आ रही है. प्लस है तो भाई बाहर की तरफ जाएगा, चार्ज को छोड़ के जाएगा. देखिए चार्ज को छोड़ के जा रहा है. माइनस है तो ये क्या होगा, चार्ज की तरफ आ रहा होगा. देखिए चार्ज की तरफ आ रहा है. अच्छा, जब ऐसा हुआ तो फिर अब अगली जो बात आती है कि भाई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करनी है ना. ये पॉइंट पी पे है, यही तो है पॉइंट पी, तो इसमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करनी है. नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब कि रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड. अब मैंने एक चीज आपको बताई हुई है, क्लास स्टार्टिंग हो रही थी तभी बताई थी कि भाई अगर कोई इंक्लाइंड फोर्स है ना, तो इंक्लाइंड फोर्स है तो इसका रिजोल्यूशन जरूरी है. अब रिजोल्यूशन करेंगे तभी हम रिजल्टेंट की तरफ पहुंचेंगे. तो देखना भी, अगर ये ऐसे साफ समझ लो, ये तीर बाहर की तरफ जा रहा है ना, तो 2 तीर हमको और खींच देने जो कि बाहर की तरफ जाएंगे. ठीक है, अगर कोई तीर अंदर की तरफ आ रहा है ना, तो हमें 2 तीर ऐसे ही बना देने, मतलब बीच वाला जैसा वैसे ही दोनों सागरदों की तरफ खींच देंगे. ठीक है, तो सिंपली बात समझ में आ रही होगी. अगर ये तीर बाहर की तरफ जा रहा है यानी कि इसका डायरेक्शन बाहर की तरफ है, तो हम जो इसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट खींचेंगे वो भी बाहर की तरफ. अंदर की तरफ तो अंदर की तरफ सेम वही काम करेंगे. देखना भी यहाँ पे ये चीज अंदर की तरफ है तो ये नीचे इसका वर्टिकल कंपोनेंट, ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट. उसी तरीके से अब इसके लिए खींचते हैं, तो ये इसका वर्टिकल कंपोनेंट और ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट. यानी कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसका क्या कर रहा है, एक ही पे
ओवरलैप कर रहा है। अब थोड़ा सा समझना है, ये वर्टिकल कंपोनेंट, अब जैसे मान लो कि मैं ऐसे ऐसे बनाता हूँ कुछ, थोड़ा सा दिमाग में रखना, समझ में आ जाएगा बहुत आराम से यार, फिजिक्स मजेदार चीज होती है। प्लस का 4 न्यूटन मैं कह दूं ऊपर जा रहा है और माइनस का 4 न्यूटन यहाँ जा रहा है, तो उस केस में क्या करेंगे, दोनों आपस में एक दूसरे को कैंसिल ही तो करेंगे, समझा रहे कि नहीं, दोनों एक दूसरे को कैंसिल ही तो करेंगे। तो यानी कि अब ये तो दोनों रहे नहीं, कैंसिल कर देंगे आपस में, है ना। चार्जेज इक्वल होता है डायपोल में, तो इसलिए कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड एट वर्टिकल कंपोनेंट वो क्या होने वाला है, बराबर ही होने वाला है, तो ये कैंसिल हो गया। तो यानी कि जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड मिलने वाली है वो किसके वजह से मिलने वाली है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हम क्या देख रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग के कंडीशन में है। ओवरलैपिंग कंडीशन मतलब इसकी वैल्यू क्या हो रही है, 2 गुना हो जा रही है सिंपली। या हम बोले कि ये कंडीशन आ रही है कि ई माइनस का क्यू प्लस का ई प्लस का क्यू, सॉरी ई प्लस का क्यू, ठीक है, इस तरीके से आ रही, दोनों जोड़ रहे हैं आपस में, समझ में आ रहा होगा। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, क्या भाई क्या लिखेंगे, देखो, इट इज क्लियर दैट रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू, अब थोड़ा सा समझना, ये ई पॉइंट पी वो किसके बराबर होगा, कैसे होगा मैं बताता हूं। अब ध्यान से देखना भाई, अगर मैं इसको बोलता हूं कि यहाँ पे ये थीटा एंगल बना रखा है इसने, थोड़ा सा ध्यान से देखो, अगर ये थीटा एंगल बना रखा है और बाहर की तरफ जा रहा है, यानी बाहर की तरफ कौन जा रहा है, ई का प्लस क्यू, तो ई का प्लस क्यू जा रहा है या थीटा ये बना रहा है, तो यानी कि ई का प्लस क्यू चार्ज या इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज, और साथ में क्या आएगा कॉस थीटा। ये आपको सिखा रखा है कि भाई जिस एक्सिस के साथ थीटा लगता है उसके साथ क्या आता है, कॉस। तो अब थोड़ा सा इस बात को समझिए, तभी समझ में आएगा कि यहाँ पे जो एंगल बन रहा था भाई लोग, मतलब भाई लोग बोल रहे हैं, बहनें बुरा मान जाएंगी, चलो बहनों भी, तो ये थीटा थीटा हो गया। तो यानी कि एंगल जब थीटा बन रहा है इसका, है ना, हॉरिजॉन्टल के साथ, तो क्या आएगा, ई प्लस क्यू कॉस थीटा, क्या आएगा भाई, ई प्लस क्यू कॉस थीटा, ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज क्यू, और साथ में आएगा कॉस थीटा। और इसका मैग्नीट्यूड तो ऐड ही होगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है ना, इसका मैग्नीट्यूड, क्योंकि ये एक दूसरे को ओवरलैप कर रहा है, तो मैग्नीट्यूड ऐड होगा, तो क्या हो जाएगा, ई माइनस का क्यू कॉस। और साथ में एक और जो बात आ रही है वो ध्यान देने वाली है, क्या कि यार जब हम माइनस क्यू से प्लस की क्यू की तरफ जा रहे हैं, तो इसका मोमेंट ऑफ डायपोल या द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट वो किधर से किधर की तरफ होगा, माइनस से प्लस की तरफ। डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट किधर से किधर की तरफ होगा, माइनस से प्लस की तरफ। और यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, इधर की तरफ। तो यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड डोमिनेट करेगा ना भाई, तो माइनस साइन तो आएगा ना, उल्टी डायरेक्शन में माइनस का, ठीक है जी। अब ई प्लस का क्यू कॉस थीटा प्लस ई माइनस का क्यू कॉस थीटा। अब इस चीज को अगर आगे देखना हो देख लो, अब धड़ाधड़, कोई दिक्कत थोड़ा नहीं है इसमें। अब यहाँ पे सबसे पहली चीज, अब आर की बात आती है, थोड़ा सा समझना है, क्योंकि ई की बात कर रहे हैं, तो ई बेसिकली व्हाट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपन आर स्क्वायर। अब जब क्यू अपन आर स्क्वायर की बात आ रही है, तो यहाँ पे एक चीज थोड़ा सा समझना है कि आर मतलब डिस्टेंस बोला मैंने, ऐसा नहीं, तो पी से लेके इस वाले पॉइंट तक की अगर डिस्टेंस मैंने आर मान लिया है और ये ए है, तो जो यही वाली तो डिस्टेंस है चार्ज और इस पॉइंट के बीच में, यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, इसके वजह से चाहिए, तो यानी कि ये दूरी हमें चाहिए, ये दूरी हमें चाहिए। तो ये कैसे निकलेगा, पाइथागोरस थ्योरम से नहीं निकल जाएगा, है ना। ये तो सिखाने वाली चीज नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बताता हूँ, देखिए ध्यान से, ये ए है, ये आर है, ये वाली चीज तो अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होगा, इसमें तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि सबको आ रहा हो,
तो क्या माने अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब जो चीज यहाँ आई वही चीज यहाँ पे भी आएगी क्योंकि सिमेट्री है ना भाई। अब देखिए भाई ध्यान से, अब आर की वैल्यू तो आ गई, इसमें कोई परेशानी नहीं है ना। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे क्या होता है ई प्लस क्यू कॉस थीटा, तो यानी कि प्लस क्यू की तरफ से अगर हम चले माइनस को यहाँ पे लगा देते हैं तो क्या आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और उसके बाद क्या आएगा क्यू, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं अभी, क्यू अपॉन आर स्क्वायर। क्या आता है क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब आर स्क्वायर की जगह पे बात करेंगे तो क्या आएगा, यही तो आएगा अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये आर की वैल्यू मतलब डिस्टेंस की वैल्यू है। आर स्क्वायर का मतलब थोड़ा समझना है, ये अभी मैं बता देता हूँ। ये आर स्क्वायर की जगह पे हमारे लिखने का मतलब आर डैश है, इसको हम आर डैश मान सकते हैं, ठीक है ना। अभी कंफ्यूजन खत्म। तो इसका स्क्वायर करना है, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा बताइए, चलिए एक बार लिख ही लेते हैं। प्लस का फिर से वही चीज आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या आ जाएगा क्यू अपॉन आर डैश का स्क्वायर, और कॉस थीटा बाहर हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। अच्छा, कॉस थीटा की वैल्यू कौन बता सकता है, तो कॉस थीटा की वैल्यू बेस बाय हाइपोटेन्यूज बताएगा। कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखना, ये थीटा है तो ये थीटा है, जब ये थीटा है तो ये थीटा है सब। अब थीटा का मतलब क्या, यहां से ये परपेंडिकुलर, ठीक है, ये बेस, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, और ये क्या है हाइपोटेन्यूज, और बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो यानी कि बेस क्या है ए, और हाइपोटेन्यूज क्या है भाई, हाइपोटेन्यूज है अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी कि आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का हाफ। ठीक है जी। अब सारी वैल्यू इसमें रख देते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी देखते हैं क्या निकलता है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी थोड़ा सा ध्यान से देखिए, तो माइनस का हो जाएगा, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो कॉमन मिल जाएगा, मिल गया। और साथ में एक और चीज कॉमन मिल रही है, यहाँ पे ये वाली भी चीज, ये वाली भी चीज सेम है, और Q, ठीक है, तो Q प्लस Q क्या हो जाएगा 2Q, तो क्या लिख दें यहाँ पे इंटू 2Q, और अपॉन में क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, है ना, क्योंकि आर डैश की वैल्यू है रूट में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। और साथ में कॉस थीटा की वैल्यू आ रही है, कॉस थीटा की वैल्यू क्या है ए अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का हाफ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी क्या आएगा माइनस का, अब देखिए ध्यान से 2a इंटू क्यू, अरे सॉरी 2Q इंटू ए, बात तो बराबर है ना। P इक्वल टू क्या होता है Q क्रॉस 2a। अब हम इस चीज को देखें, Q क्रॉस 2a लिखें या 2Q क्रॉस ए, बात तो एक ही है ना। तो यहां से इस चीज को क्या लिख सकते हैं P, और अपॉन में क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2, तो पावर ऐड हो जाएंगी तो क्या हो जाएगा 3/2। ठीक है भाई, इसमें तो किसी को कोई परेशानी नहीं होनी नहीं चाहिए, है कि नहीं। अब अगला केस इसमें ये बनता है कि इफ आर स्क्वायर इज वेरी मच ग्रेटर देन ए स्क्वायर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी क्या आ जाएगा माइनस का P/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये आर स्क्वायर की पावर 3/2, क्योंकि ए स्क्वायर नेग्लिजिबल हो जाएगा, यहां से ये कैंसिल हो जाएगा। तो भाई रिजल्टिंग एक्सप्रेशन जो यही आ जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी इक्वल टू माइनस का P/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, और साथ में आर क्यू। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी का फाइनल एक्सप्रेशन। देखिए, जो चीज भी आप लोगों को दिक्कत होती है आप बता देंगे, तो उसके लिए स्पेशल और आसान तरीके से बताने की कोशिश करूंगा मैं, है ना। जहां तक हो सकता है जिस तरीके से भी हम आपके काम आ जाए वो हमें खुशी होगी, है कि नहीं। तो आप बस अपना सुझाव दें। तो ये है, इसमें कोई ज्यादा परेशानी वाली चीज नहीं। इस वीडियो को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये चीज एकदम रट जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, अभी गॉस लॉ की बात करने वाले हैं भाई, तो गॉस लॉ को देखते हैं, हटा देते हैं इसको।
गॉस थ्योरम, देखें यहाँ रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं। अब क्या है कि गॉस थ्योरम की बात करते हैं तो गॉस थ्योरम सिंपली क्या कहता है, अभी ध्यान से सुनो आप, अभी बात क्लियर हो जाएगी। गॉस थ्योरम बस ये कहता है कि अगर हम किसी सरफेस पे, किसी क्लोज सरफेस पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात करते हैं तो वो उस सरफेस पे जितना भी चार्ज होगा उसके 1/ε0 टाइम्स होगा। क्या बोला मैंने, देखिए इसको मैं लिखता हूं, साथ में लिखिए। गॉस थ्योरम क्या कहता है बेसिकली कि इन एनी क्लोज सरफेस, इन एनी क्लोज्ड सरफेस, the number of electric field lines, the number of electric field lines passing through it is equal to 1/ε0 times the charge enclosed by the surface. Basically, it is a notion of electric flux. अब थोड़ा सा यहाँ पे समझना है क्या बोल रहा है, तो मैंने बता दिया हिंदी में, किसी क्लोज सरफेस की बात करता है और इसी क्लोज सरफेस को गॉसियन सरफेस बोलते हैं। जिस सरफेस को हम कंसीडर करने जा रहे हैं ना, उसी को क्या बोलते हैं, गॉसियन सरफेस बोलने जा रहे हैं। यहाँ पे ऐसे समझते हैं थोड़ा सा, ठीक है भाई। ये कुछ है ऐसे सरफेस, इसका मान लेते हैं, सॉरी, ये क्या है, आर एक पोजीशन वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है, जो भी कहना है कह लीजिए। आर पोजीशन वेक्टर है, ऐसे ही समझो, यूनिट वेक्टर तो बाद में समझ में आएगा। ये क्या है, हमारा डेल्टा एस है, आउटवर्ड प्रोजेक्ट कर रहा, ठीक है। ये हमारा सेंटर है। अब थोड़ा सा देखना है एक चीज, है ना, हम डेल्टा एस यानी कि कोई स्फीयर है, ऐसे समझ लीजिए कोई स्फीयर है और उस स्फीयर के ऊपरी सरफेस, तो स्फीयर है तो कुछ ना कुछ सेंटर होगा, तो सेंटर से आर मतलब रेडियस, ऐसे समझ लीजिए। आर एक पोजीशन वेक्टर है जहां की, जो कि रेडियस है ना उस स्फीयर का, वहां पे एकदम ऊपरी सरफेस पे ना आर इसीलिए मैंने रखा हुआ क्योंकि जो सेंटर से लेके एकदम ऊपरी सरफेस तक जाए वो क्या होगा, आर ही होगा, और साथ में पोजीशन वेक्टर भी होगा। तो ऊपरी सरफेस पे जो एक सतह बन रही है वहां पे कितना चार्ज आता है, कितने नंबर ऑफ मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होती हैं उससे, तो हमें सबसे पहला नंबर क्या करना है, फ्लक्स निकालना। क्या निकालना भाई, फ्लक्स निकालना है। तो फ्लक्स क्या जानते हैं हम, चलिए देखें, वी नो दैट, क्या जानते हैं, फ्लक्स का मतलब क्या होता है, फाई इक्वल टू ई डॉट ds। इसमें किसी को परेशानी नहीं है, अगर मैं थोड़ा सा इस फॉर्म में लिखूं तो क्या होता है, ई डॉट डेल्टा एस, इस तरीके से बताया था, इसमें कोई परेशानी नहीं है। चलिए, तो इसी फाई को अगर हम इस सरफेस के केस में अगर हम लगाते हैं तो कैसे देखते हैं, देखिए अभी डेल्टा एस मैंने लिया हुआ है, मतलब क्या कि जो स्फीयर है उसका सिर्फ एक डिफरेंशियल पोर्शन, छोटा सा टुकड़ा लिया हुआ है। तो ई का मतलब क्या, ई मतलब क्या, ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिंगल चार्ज दैट इज गिवन बाय कूलम्स लॉ, तो 1/4πε0, और उसके बाद क्या हो जाएगा, Q/r², और साथ में क्या आएगा, आर कैप यूनिट वेक्टर, और साथ में इधर क्या आएगा, डेल्टा एस। ठीक है, बात समझ में आ रही। तो ये तो हमने क्लोज सरफेस के लिए बात करी गई, लेकिन क्या है कि अभी डेल्टा एस किसी डिफरेंशियल एलिमेंट के लिए, पूरा स्फीयर के लिए बात करते है ना, पूरा स्फीयर के लिए बात करते तो क्या होता,
तो यानी कि अब यहाँ पे एक चीज आती है, फाई इक्वल टू, यहाँ पे हमने लिखा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है भाई। और यहाँ पे आर कैप जो है यूनिट वेक्टर है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा Q/R², और साथ में यहाँ पे जो है डेल्टा एस की जगह पे हम क्या लिख रहे हैं, ऑल डेल्टा एस। जब हम ऑल डेल्टा एस की बात करते हैं तब क्या है ना, तो ऑल डेल्टा एस का मतलब क्या है, सारे डिफरेंशियल एलिमेंट डेल्टा एस डेल्टा एस डेल्टा एस सब मिल जाएंगे तो क्या होगा, तो डेल्टा एस बहुत सारे जितने भी हैं डेल्टा एस सबको जोड़ ले इस स्फीयर के, तो क्या बन जाएगा, स्फीयर का ही सरफेस एरिया बन जाएगा। तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, फाई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R², और जब हमने समेशन लगा के सबको जोड़ लिया तो ये क्या बन जाएगा S। अब कोई बताएगा भी कि सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है 4πr², क्या हो जाएगा फाई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R², और ये क्या हो जाएगा 4πr²। अब यहाँ देखो 4πr², ये सब कट जाएंगे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा फाई इक्वल टू Q/एप्सिलॉन, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो होता है फाई इक्वल टू Q/एप्सिलॉन नॉट जो है एक्सप्रेशन आया है, इस चीज को नोट कर लीजिए, फिर आगे बताते। अब भी क्या आती है बात कि सिग्निफिकेंस क्या है गॉस लॉ, ठीक है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ गॉस लॉ। तो सबसे पहली चीज जो कुछ मोटी मोटी बातें हैं वो बताते हैं आप लोगों को कि सिग्निफिकेंस क्या है। सबसे पहली चीज इसमें क्या है कि टर्म Q जो है, इसमें Q रिप्रेजेंट द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय सरफेस। क्या है, Q रिप्रेजेंट द टोटल चार्ज enclosed by closed surface, ठीक है भाई। अगली बात क्या है, ठीक है, तो इसमें अगली बात जो है कि गॉस लॉ सिर्फ एप्लीकेबल है क्लोज सरफेस के लिए। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, गॉस लॉ इज ओनली एप्लीकेबल टू या ओनली वैलिड फॉर क्लोज्ड सरफेस, ठीक है, क्लोज्ड सरफेस के लिए होता है। अगली चीज फिर इसमें क्या आएगी कि वो जो क्लोज सरफेस जो हम अज्यूम करते हैं उसी को क्या बोलते हैं, गॉसियन सरफेस बोलते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, क्लोज्ड सरफेस इज कॉल्ड गॉसियन सरफेस। उसी चीज को हम क्या बोलते हैं, गॉसियन सरफेस बोलते हैं, ठीक है। दूसरा नंबर, ये इनवर्स स्क्वायर लॉ डिपेंडेंस पे आधारित है, यानी कि गॉस लॉ, क्या लिखेंगे भाई, गॉस लॉ ऑल्सो फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ। अब इसका मतलब क्या है, इनवर्स स्क्वायर लॉ का मतलब वेरीड बाई फैक्टर, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, एक ही बार में आपको समझ में आएगा, वेरीड बाई फैक्टर 1/r², सॉरी 1/r² से ये वैरी करता है। तो पक्का है, क्योंकि जहां पे गॉस लॉ की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात आ जाती है। जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करते हैं, फाई की बात करते हैं, तो E.ds आ जाता है। E.ds की बात कर रहे हैं तो यानी कि उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या होता है, उससे वो आपको पता है 1/4πε0 Q/r², यानी कि 1/r² आया, यानी कि वही ये 1/r² से वैरी करेगा, ठीक है। तो ये दिमाग में रखना है। कुछ ऐसे मेन पॉइंट जो मैंने लिखवा दिए हैं। अच्छा, आज का वीडियो देखिए, बताइए कैसा लगा आपको, ठीक है। Thank you very much for watching this video. If you are watching this video on YouTube platform, please like, share and subscribe.
क्या है कि आप सब्सक्राइब करते हो तो हम मोटिवेटेड होते हैं, हमें और काम करने का मन करता है आपके लिए, ठीक है। और ऐसा नहीं है, हम करते रहेंगे, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप सब्सक्राइब करेंगे, इसको लाइक करेंगे, हमें वो करेंगे, क्या कहते हैं, मोटिवेट करेंगे, तो अच्छा लगेगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।